हेलो दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो स्थिर वैद्युतिकी है। स्थिर वैद्युतिकी में अपने को क्या है, सबसे पहले यानी कि जहां लिखा हुआ है स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी का मतलब है आवेश के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। स्थिर का मतलब आवेश स्थिर अवस्था में है तो अपन आवेश की चर्चा करेंगे। मतलब ये भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जहां हम स्थिर आवेश के बारे में, अकेला आवेश है तो उसके गुणधर्मों के बारे में, दो या दो से ज्यादा आवेश हैं तो उनकी बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो सब हम स्थिर वैद्युतिकी में चर्चा करते हैं। मतलब स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जहां हम स्थिर आवेश के गुणधर्म, एक से ज्यादा आवेश हैं तो उनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया होगी हम उसकी चर्चा करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत के बाद उसका हम आधुनिक सिद्धांत समझेंगे। घर्षण विद्युत का मतलब है जब हम कोई भी दो वस्तुओं के बीच घर्षण करवाएं, जैसे कि हम कंघी को बालों से रगड़ते हैं तो क्या है, बाल एकदम से खड़े हो जाते हैं या बचपन में हम छोटी स्केल को कागज से रगड़ते थे, बालों से रगड़ के और कागज के टुकड़ों को उठाते थे, वो सब एक घर्षण विद्युत है। या और भी बहुत सारे दैनिक जीवन में एग्जाम्पल है, जैसे कि अपन कुर्सी पे बैठते हैं प्लास्टिक की पर और अचानक से खड़े होते हैं तो एक चिंगारी निकलती है, तो वो सब घर्षण विद्युत है। लेकिन यानी कि घर्षण विद्युत का मतलब है कि दो वस्तुओं के बीच में जब घर्षण करवाएं तो घर्षण के कारण वहां आवेश की उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शायद किसी भी बुक में ना मिले, एनसीईआरटी में जिसकी चर्चा ना करे, वो है घर्षण विद्युत का आधुनिक सिद्धांत। जब हम आधुनिक सिद्धांत की चर्चा करें तो इसी टॉपिक से अपन ये क्लियर कर पाएंगे, ये जान पाएंगे कि आधुनिक सिद्धांत कैसे बता रहा है कि आवेश की उत्पत्ति कैसी हो रही है। आधुनिक सिद्धांत से यह भी पता लग रहा है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आवेश संरक्षण क्या है, आवेश कितने प्रकार का है, वो भी यहां से अपने को निकल के आएगा। जब आधुनिक सिद्धांत की जब हम चर्चा करें तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर दो वस्तुएं हैं जिनको हमको घर्षण करवाना है। और मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है, परमाणु सिद्धांत से जो जुड़ा हुआ है वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है और परमाणु का केंद्रीय भाग क्या है, नाभिक कहलाता है। नाभिक परमाणु का एक धनावेशित हिस्सा है जहां धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस नाभिक के चारों तरफ विभिन्न स्थायी कक्षाओं में वृत्ताकार पथों पर परिक्रमा करते हैं। तो यहां हमने दो अलग अलग परमाणुओं की परमाणु संरचना दिखा रखी है। साफ साफ दिख रहा है कि एक का परमाणु आकार बड़ा है, दूसरे का परमाणु आकार थोड़ा छोटा है। ठीक है, परमाणु आकार बड़ा होने का मतलब है यहां नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम है और यहां छोटा आकार का मतलब है नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण अधिक है। यानी कि ये तीव्र आकर्षण से बंधे हैं और ये कम आकर्षण से बंधे हैं। जब यहां इन दोनों को घर्षण करवाएंगे तो होगा क्या, आपके पास में दोनों तापीय ऊष्मा उत्पन्न होगी। तापीय ऊष्मा उत्पन्न होने से दोनों के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे। दोनों के जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे तो क्या होगा, दोनों उत्तेजित होकर के यहां से तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, सेम सिंपल सा एग्जांपल है, कोई दो जेल है, उसमें दोनों कैदियों को एनर्जी मिल गई बाहर निकलने के लिए, कौन से ज्यादा आसानी से निकलेंगे, जहां आपके पास में बंधन कम होगा। तो इसका परमाणु आकार कैसा है, बड़ा। परमाणु आकार बड़ा है तो इस पर आकर्षण कम है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम आसानी से निकलेंगे, इसलिए जल्दी बंधन मुक्त होंगे। लेकिन ये एक आइसोलेट सिस्टम है, विलगित निकाय है। लेकिन जब ये यहां से निकलेंगे तो सिर्फ यहां से यहां ट्रांसफर हो सकते हैं, किसी दूसरी जगह हम जा ही नहीं सकते। यानी कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस वस्तु में क्या है, सामान्य अवस्था के सापेक्ष दूसरी वस्तु में सामान्य अवस्था के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां सामान्य अवस्था में क्या है, उदासीन है। ठीक है, दोनों का कुल आवेश, इसका भी जीरो इसका भी जीरो। यहां सामान्य अवस्था में जो भी इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी हो गई तो ये वस्तु एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें धनावेश उत्पन्न होगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक आ गया, अधिक आने का मतलब ऋणावेश अधिक आ गया, तो इसमें सामान्य अवस्था के सापेक्ष एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो यानी कि यहां प्लस ई उत्पन्न होगा और यहां माइनस ई उत्पन्न होगा। अगर यहां से दो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होके निकलते
तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर यहाँ धनावेश उत्पन्न होगा, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर ऋणावेश उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि यहां से साफ साफ दिख रहा है कि एक वस्तु में सामान्य अवस्था के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो ये वस्तु धनावेशित हो रही है, दूसरी वस्तु में सामान्य अवस्था के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ये वस्तु ऋणावेशित हो रही है। मतलब बाहर से कोई अतिरिक्त आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा, ना हम बाहर से आवेश दे रहे हैं ना ले रहे हैं, यहां आवेश पहले से ही था, एक में सामान्य अवस्था के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, दूसरे में सामान्य के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन घटे हैं। मतलब सिर्फ आधुनिक सिद्धांत ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से नहीं आ रहे, आवेश कहीं बाहर से नहीं आ रहा, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो रहा है। इसके कारण घर्षण के कारण आपके पास में यहां क्या हो रहा है, आवेश की उत्पत्ति हो रही है। अब यहां से यह भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होगा तो साफ साफ दिख रहा है कि आधा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हो रहा, यानी कि ऐसा नहीं है कि 1/2 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और आधा यहां रह गया। अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो पूरा का पूरा स्थानांतरित होगा, जिससे एक वस्तु में सीधा सीधा आवेश आएगा +E, दूसरे में आएगा -E। अगर 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो एक में आएगा +2E, दूसरे में आएगा -2E। यानी कि यहां साफ साफ दिख रहा है अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तो एक पर आवेश होगा E प्लस में, दूसरे पर माइनस में, कम से कम एक जाएगा। उसके बाद सीधा स्थानांतरण होगा 2 का, तो एक पर आएगा +2E, दूसरे पर आएगा -2E, यानी कि 3 जाएंगे तो एक पर आएगा +3E, दूसरे पर आएगा -3E। ठीक है, इसका मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश मिल रहा है वो एक निश्चित आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश को E से रिप्रेजेंट करते, उसका पूर्ण गुणज मिल रहा है, कम से कम E या 2E या 3E, तो इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। मतलब एक निश्चित न्यूनतम मान e का पूर्ण गुणज मिल रहा है, यह कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। मतलब आवेश का जो न्यूनतम मान स्थानांतरित होगा वो कितना होगा, e के बराबर। तो e जो है ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश का सिंबल है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इसलिए इसका जो वैल्यू पहले से पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यानी कि ये साफ साफ प्रदर्शित कर रहा है कि आवेश का जो न्यूनतम मान स्थानांतरित हो सकता है वो है e, इसलिए e को बोलेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो यहां क्वांटाइजेशन क्या बोल रहा है, क्वांटीकरण क्या बोल रहा है कि आपके पास जो वस्तु है उस पर जो आवेश मिल रहा है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश मिलेगा, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, वो निश्चित न्यूनतम मान e, जिसका वैल्यू गणितीय है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका पूर्ण गुणज होगा, ±ne गुणा होगा। ठीक है, इसको कहलाते हैं, ये कहलाता है आपके पास में आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, और आवेश का अगर एक क्वांटम के मान की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, e के बराबर, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। अब यहां से दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रकृति जो हम बता सकते हैं वो है हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कह रहा है कि एक विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब होता है जिस निकाय की वस्तुएं आपस में एक्सचेंज कर सकती है, परिवेश से जो आपके पास किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं कर सकता। जैसे 2 वस्तुएं हैं, यहां पर इन 2 वस्तुओं के बीच में आपस में आदान प्रदान हो रहा है, तो इनका घर्षण से पहले इस पर कुल आवेश कितना था, 0, क्योंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इस वस्तु पर B पर कुल आवेश कितना था, 0। ठीक है, तो निकाय पर कुल आवेश कितना हुआ, A का आवेश 0, B का आवेश 0, तो टोटल आवेश 0। अब आवेश संरक्षण का नियम क्या कह रहा है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, अपरिवर्तित रहता है, विलगित निकाय का। ठीक है, अब यहां घर्षण करवाया, तो घर्षण करवाने के बाद इस पर कितना आवेश आया, +E, इस पर कितना आया, -E। कब, जब एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। अगर 2 का होता तो इस पर +2E, इस पर -2E। कोई सी भी एक स्टेट ले लें, जैसे कि ये है +2E और -2E, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, तो कुल आवेश कितना रहा निकाय का, Q बराबर +2E और दूसरे का -2E, यानी कि अब भी निकाय का कुल आवेश कितना है, 0। यानी कि आवेश संरक्षण का नियम क्या कह रहा है, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है,
ये नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी लागू होता है। जैसे कि एक नाभिकीय अभिक्रिया वो है जिसमें सिर्फ नाभिक भाग लेता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम का एक नाभिक है, ठीक है, ये विखंडित होता है, स्व-विघटित होता है, अपने आप टूटता है। तो ये टूट रहा है एक थोरियम में और हीलियम में, एल्फा कण में। तो यहां यूरेनियम का नाभिक थोरियम में और हीलियम नाभिक में टूटा, तो यहां कितना आवेश नाभिक है, तो नाभिक में सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें 92 प्रोटॉन है, ठीक है, यहां 90 प्रोटॉन है, यहां 2 प्रोटॉन है। तो यानी कि विखंडन से पहले इसका टोटल आवेश कितना हो गया, 92 E प्लस का, क्योंकि नाभिक में धनावेश होता है, ठीक है, और एक प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन वो धनात्मक होता है। तो यहां कुल आवेश कितना हो गया, प्लस 92 विखंडन से पहले। और यहां विखंडन के बाद बात करें तो यहां पर 90 प्रोटॉन और यहां 2 प्रोटॉन, यानी कि दोनों मिलकर, दोनों उत्पाद मिलकर के कितने हो गए, 90 प्लस में 2 यानी कि 92। तो कुल आवेश कितना हुआ, 92E। विखंडन से पहले भी 92E था, विखंडन के बाद में भी 92E है। इसका मतलब है कि ये जो मॉडर्न सिद्धांत है, जो आधुनिक सिद्धांत है, वो क्या कह रहा है कि क्वांटीकरण के साथ आवेश संरक्षण का नियम भी समझा रहा है कि किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया क्यों ना हो, चाहे वो नाभिकीय अभिक्रिया हो, चाहे कोई जनरल कंसेप्ट हो, ठीक है, सब जगह ये आवेश संरक्षण का नियम लगेगा। गणितीय रूप से अगर लिखना है सिर्फ इसका स्टेटमेंट अपने को, इसका कथन, तो क्या है कि एक विलगित निकाय का कुल आवेश मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का बीजगणितीय योग हमेशा नियत रहता है, संरक्षित रहता है। ये दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा तथ्य है जो अपने पास घर्षण विद्युत का आधुनिक सिद्धांत समझा रहा है। तो ये जनरल सामान्य बात है स्थिर वैद्युति की, जो आपके पास में घर्षण विद्युत के आधुनिक सिद्धांत से अपने को समझ में आ रही है। हमने चर्चा की थी आवेश के क्वांटीकरण पर और आवेश संरक्षण के नियम पर, जो घर्षण विद्युत के आधुनिक सिद्धांत में हमने समझने की कोशिश करी। अब आगे हम चर्चा करते हैं कूलाम के नियम पर, यानी कि दो आवेश जो हैं उनके बीच जो अन्योन्य क्रिया हो रही है, एक दूसरे पर जो बल आरोपित कर रहे हैं, उसको समझाया है कूलाम ने। कूलाम के व्युत्क्रम नियम से उसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये नियम सिर्फ दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, यानी कि दो बिंदु आवेश हैं, कण जैसे जो आवेश हैं उनके लिए लागू होता है। अन्योन्य क्रिया का मतलब है दो आवेश एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं उसको समझाता है। अब ये नियम क्या कहता है उसको मैथमेटिकल भी समझेंगे, गणितीय रूप से हम उसको समझेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये दो बिंदु आवेश हैं, पहला है Q1, दूसरा है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी अपन मान लेते हैं ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी से सेपरेट है, ठीक है। अब यहां क्या है, एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, मतलब ये बल इसके कारण इस पर Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा है, या Q2 के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है, उन दोनों को एक युग्म के रूप में समझाता है, एक अकेले बल को नहीं, यानी कि ये दोनों बल एक युग्म के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इस पर जो बल आरोपित कर रहा है, ये इस पर जो बल आरोपित कर रहा है, दोनों को हम गणितीय रूप से इस नियम से समझेंगे। अब ये नियम क्या कहता है, पहले उसको मैथमेटिकल समझ लेते हैं, गणितीय रूप से उसको हम समझ लेते हैं। ये नियम क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो अन्योन्य क्रिया हो रही है, जो स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, जो कूलाम बल लग रहा है, वो इन दोनों के बीच जो दोनों आवेश हैं उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब आवेश जितने बड़े होंगे, जितने ज्यादा होंगे, बल उतना ज्यादा होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ये बल इनके बीच की दूरी पर निर्भर है। दूरी पर कैसे निर्भर है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतना कम होगा, ठीक है। इसको समानुपाती नियतांक को जब हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, k Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। ये है इसका गणितीय रूप। यहां इसके कारण जो बल लग रहा है या इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है, वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, यानी कि ये इस पर बल लगाएगा, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा इसी रेखा के अनुदिश, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा इसी रेखा के अनुदिश, ठीक है। अब यहां जो आपको के बताया है,
क्योंकि अपन स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, इसलिए एसआई पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका मान लिखेंगे तो वो होता है के बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये इसका फॉर्मूला बेस्ड यानी कि सूत्र रूप में इसका मान है। इसका गणितीय रूप में मान लिखेंगे, इसके मात्रक के साथ लिखेंगे। तो इसका पहले इसका मात्रक निकाल लें हम। तो यहां से के का फॉर्मूला क्या बन रहा है? के का फॉर्मूला बन रहा है एफ इंटू में आर स्क्वायर ओवर में Q1 Q2। इससे ना केवल इसकी विमा निकाल सकते हैं, इसका मात्रक भी निर्धारित कर सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का मात्रक मीटर, तो 2 पावर है मीटर स्क्वायर। आवेश का मात्रक कुलाम, ये दूसरा कुलाम, यानी कि यहां से जो के का मात्रक डिसाइड होगा वो होगा न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। ये एसआई पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में इसका मात्रक है। इसका जो मान निर्धारित किया गया है वो है 9 गुणा 10 की पावर 9, यानी कि सूत्र के रूप में इसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और गणितीय रूप से इसका मान है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। यहां से इसकी विमा भी निर्धारित कर सकते हैं अपन, विमा भी निर्धारित करेंगे, यानी कि यहां इसका जो दूसरा रूप लिखें तो वो फॉर्मूला बन रहा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। ये इसका गणितीय रूप है पूरा। ये कूलाम का नियम है, ये बता रहा है कि दो आवेश जो एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे पर जो कूलाम बल लगा रहे हैं, जो स्थिर विद्युत बल लगा रहे हैं, उसका गणितीय सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसको सदिश रूप में लिखें तो ये दोनों जो बल लग रहे हैं, ये बल आकर्षण का और प्रतिकर्षण का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इस दिशा के अनुदिश है, यानी कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, और ये रेखा है दूरी r के रूप में। तो इस दिशा में इकाई सदिश होगा वो होगा r कैप। तो इसको अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो f का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर इंटू में r कैप। ये इसका सदिश रूप हो गया। अब यहां हमारे पास स्थिर वैद्युत नियतांक आया, इसका वैल्यू हमने बता दिया, इसका मान हमने बता दिया 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहां से इसका एसआई मात्रक लिख दिया। अब इसकी विमा निकालने की जरूरत पड़े तो के का फॉर्मूला ये था, अब यहां से इसकी विमा निकालते हैं हम। तो के का फॉर्मूला जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंग बल की विमा होती है m1 L1 T-2। दूरी की विमा होती है L, 2 पावर है 2। ये आवेश की विमा होती है A1 T1। ये दूसरा आवेश, इसकी विमा A1 T1। तो इसको कंबाइंड रूप से अपन जब सॉल्व करेंगे तो इसकी विमा आ रही है M1 1 और 2 3 L3 T। दो ये है माइनस के, एक ऊपर जाएगा -3, एक ऊपर जाएगा -4, T-4, ए ऊपर जाएंगे -2। तो यानी कि स्थिर वैद्युत नियतांक की जो विमा आई है, जो इसका विमीय सूत्र आया है वो है M1 L3 T-4 A-2। यानी कि इस नियम से पहली चीज हमने निर्धारित कर ली, आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया, यानी कि ये दो आवेश जो एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं उसका फॉर्मूला, उसका सूत्र कूलाम बता रहा है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम बता रहा है। स्थिर वैद्युत बल, कूलाम बल, कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। यहां जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, के जिसको बोला है हमने, इसको स्थिर वैद्युत नियतांक कह रहे हैं, यानी कि यहां ये है हमारे पास में स्थिर वैद्युतिकी नियतांक। इसका एसआई मात्रक हमने निर्धारित कर लिया, इसका अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, एसआई पद्धति में हमने मान बता दिया, इसकी विमा निर्धारित कर ली। अब यहाँ एक जो नई प्रॉपर्टी आई है, जो नया गुण आया है वो है एप्सिलॉन 0। ये जो एप्सिलॉन 0 है, ये है, हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी मतलब आवेश और विद्युत के बारे में हम जान रहे हैं। तो इसको माध्यम जो है, जनरली जो माध्यम होता है वायु या निर्वात, इसको वायु या निर्वात की
विद्युतशीलता कहते हैं। यानी कि विद्युतशीलता का मतलब जो भी माध्यम है वो अपने में से कितना आसानी से आवेश का प्रवाह होने देता है, ये प्रॉपर्टी उस गुण को बता रही है। ठीक है, जैसे यहां से इसका मान निर्धारित किया तो K का फॉर्मूला बना यहां से 1/4πε0। तो यहां से ε0 का फॉर्मूला बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे, वो बनेगा 1/4π K। यानी कि यहां से हम ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मान निर्धारित कर सकते हैं, मात्रक निर्धारित कर सकते हैं और इसकी विमा निर्धारित कर सकते हैं। यहां से इसका जब मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे 4 पाई और के को रख के, तो इसका वैल्यू आता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब 1/k है, ये 1/k, यानी कि जो k का मात्रक है उसका व्युत्क्रम होगा ε0 का मात्रक। अब k का मात्रक था न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो यहां इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास में कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। यानी कि ये इसका एसआई पद्धति में मान, यानी कि ये मान अपने को याद रखने हैं, परमानेंट है, स्थायी मान है, जब तक फिजिक्स चलेगी ये मान ऐसे के ऐसे रहने वाले, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थिर वैद्युत नियतांक का मान हमेशा यही रहेगा, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता हमेशा ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। यहां से इसकी विमा निकालें तो विमा जो के की विमा थी, क्योंकि 4 पाई एक अचर राशि है और अचर जो होता है यानी कि निश्चित जो मान होता है उसका कोई मात्रक या विमा नहीं होती, तो यहां जो के की विमा है वही ε0 की विमा में एडजस्ट करनी पड़ेगी, यानी कि 1/k के अकॉर्डिंग विमा यहां से बनेगी। तो ε0 बराबर के की विमा थी m1 l3 t-4 a-2। यहां से इसको सॉल्व करें, हल करें तो विमा बनेगी m-1 l-3 t4 a t4 और a-2 ऊपर जाएगा तो 2, ये इसकी विमा है। यानी कि यहां कूलाम नियम से दो आवेशों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया हुई, जो बल लगा वो निर्धारित किया, स्थिर वैद्युत नियतांक की विमा बताई, उसका मान बताया, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता जो है उसका मान बताया, उसकी विमा निर्धारित की। तो ये सबसे बेसिक कंसेप्ट जो तैयार होते हैं वो है। अब यहां सिर्फ हमने दो आवेशों के बीच में जो बल लगा उसकी चर्चा की। इसी तरह से हम आगे जाना चाहें तो ये नियम कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो बता रहा है, यानी कि कूलाम नियम के जो गुणधर्म है वो और चीजें जो निकल के आ रही है वो क्या है, वो भी चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो पहली चीज हमने ये बताई, सिर्फ बिंदु आवेशों के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है, जो बल लगता है, सिर्फ उसी को समझा पा रहा है ये भी। ठीक है, दूसरा यहां क्या है, ये आवेश इस पर बल आरोपित कर रहा है, ये आवेश इस पर बल आरोपित कर रहा है, मतलब इसने इस पर जो बल आरोपित किया उसकी दिशा ये है, दूसरे पर पहले के कारण बल है ये। ठीक है, जब इसने इस पर लगाया तो ये भी इस पर बल आरोपित कर रहा है और उसकी दिशा ये है F12, यानी कि ये बल हमेशा एक युग्म के रूप में उत्पन्न हो रहा है, और युग्म के रूप में उत्पन्न हो रहा है तो दोनों बल कैसे हैं भाई, आवेश दोनों में कॉमन, दूरी दोनों में कॉमन, सिर्फ दिशाएं विपरीत हैं। मतलब दोनों बल F12 और F21 परिमाण में समान है लेकिन दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, यानी कि इनको गणितीय रूप से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से रिजल्टेंट क्या आ रहा है, परिणामी क्या बन रहा है, F12 प्लस F21, ये दोनों मिलकर के क्या हो रहे हैं, 0। मतलब युग्म में उत्पन्न हुए हैं और युग्म में जो दोनों बल काम कर रहे हैं वो परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है, इसलिए निकाय पर परिणामी बल 0 होता है। ठीक है, इसलिए जब परिणामी बल 0 है तो संवेग संरक्षण का नियम यहां लागू होता है, और जब परिणामी बाह्य बल निकाय पर आपके पास है ही नहीं, परिणामी बल 0 है, तो निकाय का कुल कोणीय संवेग हमेशा नियत रहता है, संरक्षित रहता है, यानी कि यहां कोणीय संवेग संरक्षण का नियम इस निकाय पर लागू रहेगा। दूसरा, ये जो बल दिख रहा है वो कहां है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी कि जो रेखा दोनों बिंदु आवेशों को मिला रही है
उस रेखा के अनुदिश इस बल की दिशा है। दूसरी चीज, ये इन दोनों के बीच में दूरी जो है, दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है उस पर निर्भर कर रहा है, यानी कि दूरी का फलन है। तो एक तरीके से ये बल क्या है, केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल है तो यहां निकाय पर परिणामी बल आघूर्ण शून्य होगा, और जब परिणामी बल आघूर्ण शून्य है तो निकाय पर कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी लगता है। ठीक है, तो यानी कि यहां सिर्फ दो बल जब हैं, दो आवेश जब हैं, तो उनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया हुई, जो स्थिर वैद्युत बल लगा, उसको कूलाम का नियम समझाता है। लेकिन अगर किसी आवेश पर दो से ज्यादा आवेश बल लगाएं तो मेथड विधि यही रहेगी, लेकिन एक कंसेप्ट जो अपन समझते हैं वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करता है हमारे को, अध्यारोपण का सिद्धांत आधारभूत रूप से, मान लो ये एक निकाय है, इसमें बहुत सारे कण हैं, ये पहला कण, ये दूसरा कण, ये तीसरा आवेशित कण, ये चौथा आवेशित कण, और ये nवा आवेशित कण। ये सारे कण क्या कर रहे हैं, पहले कण पर मतलब Q2, Q3, Q4, Qn जो है वो Q1 पर बल आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अपने को क्या करना है, आवेशों के समूह के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर बल लगाना है, तो कूलाम का नियम डायरेक्ट नहीं लगेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत जो है आपके पास वो अपने को समझना पड़ेगा, तब अपन इसको समझ पाएंगे। यानी कि यहां क्या करना है, करना कुछ नहीं है, Q1 पर Q2 के कारण बल निकालना है, यानी कि पहले निकालना है 1 पर 2 के कारण बल, इसके बाद निकालना है 1 पर 3 के कारण बल, कूलाम नियम से निकलेंगे सब। फिर निकालना है 1 पर 4 के कारण बल, और लास्ट में इस तरह से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, और लास्ट में निकालना है 1 पर nवे आवेश के कारण बल। और बल क्या एक सदिश राशि है, तो अलग अलग आवेशों के कारण बल निकालना है, और उसके बाद उन सब बलों का सदिश योग कर देना है। ठीक है, यानी कि आवेशों के समूह के कारण किसी एक आवेश पर बल निकालना है तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। यह सिद्धांत क्या कह रहा है, उस आवेशों के समूह में अलग अलग आवेश के कारण उस बिंदु आवेश पर बल निकालने और बल निकाल के उनका सदिश योग कर दें। ठीक है, तो यहां ये क्या हुआ, यानी कि पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल निकाला, पहले पर तीसरे के कारण निकाला, पहले पर चौथे के कारण निकाला, सबके कारण निकाला और सदिश योग कर दिया। ठीक है, और पहले पर दूसरे के कारण कहां से निकलेगा, वो निकलेगा कूलाम के नियम से। अभी समझ के आए हैं, यानी कि एक फॉर्म देख लेते हैं क्या से, पहले पर दूसरे के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों आवेश Q1 Q2, इनके बीच में दूरी मान लेते हैं ये R1 है, तो ये हो गई R1 स्क्वायर। ठीक है, दूसरे के कारण निकालना है, तीसरे के कारण पहले पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 ओवर में R2 स्क्वायर, ये दूरी अपन R2 मान लेते हैं। इसी तरह से nवे के कारण निकालेंगे तो ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn ओवर में ये दूरी Rn मान लेते हैं, Rn स्क्वायर। मतलब आवेशों के अलग अलग समूह के कारण अपन ने क्या किया, बल निकाला और बलों का सदिश योग कर दिया और परिणामी बल निकाल दिया। तो ये है हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, आवेशों के एक समूह के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल निकालना है तो अपन अध्यारोपण का सिद्धांत लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास किस तरह से दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी आवेश पर अन्योन्य क्रिया हो रही है, बल लग रहा है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे। तो ये है स्थिर वैद्युति का सबसे बेसिक कंसेप्ट, जहां से अपन स्थिर वैद्युति की शुरुआत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।